कि सबसे पहले सम्मन्स इशू किए जाएंगे, और सम्मन्स इशू करने पर अगर पर्सन नहीं अपीयर होता है तो सेकेंड स्टेज आती है वारंट टू अरेस्ट इशू करके और पर्सन को कोर्ट में अपीयरेंस उसकी इंश्योर करना. So let us start with that, with today's class. CRPC 1973 Act number 2 of 1974. It was enacted on 25th of January 1974 and came into force on 1st April 1974. This is Act number 2 of 1974. चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन 69 तक हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था, और आज हम सेक्शन 70 से कंटिन्यू करेंगे. सेक्शन 70 to 81 ये वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड हैं. मैंने कल भी इस बात को बताया था. सम्मन्स का एक, आप सिंपल मीनिंग अपने माइंड में याद रखना चाहें तो सम्मन्स का सिंपल मीनिंग होता है इनविटेशन, और वारंट क्या होता है? वारंट इज अ अथॉरिटी लेटर इशूड टू ए पुलिस ऑफिसर. वारंट एक अथॉरिटी होता है, एक ऑर्डर होता है पुलिस ऑफिसर के को इशू किया जाता है कि भैया आप जाओ उसको पकड़ के ले आओ. वारंट इज अ अथॉरिटी लेटर. देखते हैं क्या लिखा है. सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. सबसे पहली बात कि उसका फॉर्म कैसा होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा. 2 पॉइंट्स लिखे हैं. पहला, मस्ट बी इन राइटिंग. Secondly, signed by the presiding officer and shall bear the seal of the court. तो आप देखेंगे सम्मन्स वाले ही सारे पॉइंट हैं, सिर्फ एक पॉइंट इसमें कम है. सम्मन्स के लिए लिखा था शुड बी इन डुप्लीकेट, मस्ट बी इन डुप्लीकेट. वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता है, क्योंकि सम्मन्स तो क्या होता है कि एक कॉपी उस पर्सन को दी जाती है और दूसरी कॉपी पर रिसीट ली जाती है, और वारंट तो ऑलरेडी अथॉरिटी लेटर है, कोई इन्विटेशन तो है नहीं. अथॉरिटी लेटर है, अथॉरिटी लेटर की कोई रिसीट की तो जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे जिसको ऑर्डर दे दिया वो जाएगा, उसको अरेस्ट करके ले आएगा. तो वारंट डुप्लीकेट में ज़रूरत नहीं होती है. वारंट राइटिंग में होगा, साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, और सील ऑफ द कोर्ट उसमें होनी चाहिए. अब जो ड्यूरेशन ऑफ द वारंट से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक वारंट जब कोर्ट इशू कर देती है उसके बाद वो कितने टाइम पीरियड तक एग्जिस्टेंस में रह सकता है. तो उसकी 2 सिचुएशंस हैं. पहला, या तो जिस कोर्ट ने उस वारंट को इशू किया है वही कोर्ट उस वारंट को कैंसिल कर दे. जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया, अगर वही कोर्ट उस वारंट को कैंसिल कर देती है तो वारंट का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा. और या फिर वो जो वारंट था जिस पर्पस से इशू किया गया था उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो वो वारंट ख़त्म हो जाएगा. कहने का मतलब यह है, जब तक कि कोर्ट उसे कैंसिल ना करे और जब तक कि जिस पर्सन के अरेस्ट के लिए वो इशू किया गया है उसे अरेस्ट ना किया जाए, वो वारंट अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा. उसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है. जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगा. यहाँ क्या लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं. वारंट shall remain into force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार वारंट इशू हो गया तो जब तक उसको या तो एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए या फिर इशूइंग कोर्ट इटसेल्फ उसे कैंसिल ना कर दे, दैट वारंट विल नेवर गेट एक्सपायर. सेक्शन 71 को आप देखें. सेक्शन 71 में पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन यहाँ पे बताया है. यानी कि जिस पर्सन के लिए आपने वारंट इशू किया था उस पर्सन से सिक्योरिटी लेने की पावर्स भी अगर उसमें मेंशन कर दी जाती है वारंट में. तो कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट में, वर्ड क्या यूज़ किया गया है, में, यानी कि इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है. में इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट, में ऑन इट्स डिस्क्रिशन, इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट के पीछे कुछ लिख देना, यानी कि जो वारंट इशू किया है उसी के पीछे अगर ये लिख दिया जाता है, इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज द ऑफिसर शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी. यानी कि जो वारंट इशू किया गया है उसका मतलब क्या है कि दिस इज अरेस्ट वारंट, भी पर्सन को पकड़ के लेके आओ और कोर्ट में हाजिर करो. लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि ठीक है रेस्पेक्टेबल पर्सन है और छोटा सा
ऑफेंस है, या फिर विटनेस है, वो तो ऑफेंस तो उसने कुछ किया नहीं है। तो कोर्ट चाहे तो वो एंडोर्स कर सकती है वारंट को, और उसमें लिख सकती है कि वो पर्सन अगर बॉन्ड भरने के लिए रेडी हो तो आप उसको रिलीज कर देना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आप बॉन्ड का मीनिंग समझे। बॉन्ड बहुत सिंपल मीनिंग है। बॉन्ड को आप ऐसे याद रखो, बाउंड यानी किस कोई बंधन किसी के ऊपर लगा देना। किस तरह से, जैसे कि मेरे अगेंस्ट में अगर कोई वारंट इशू हुआ है और आपको अथॉरिटी मिली है, आप आए कि सर ये आपके अगेंस्ट में वारंट है, क्या है कि आपको कल कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो हम आपके लिए अरेस्ट वारंट लेके आए। मैं कहता हूँ कि अरे अरेस्ट क्यों कर रहे हो आप, ठीक है मैं आप टाइम बता दीजिए कितने बजे कोर्ट में आना है, मैं पहुँच जाऊँगा। तो अगर कोर्ट ने ये कह रखा है कि है ना पर्सन को बॉन्ड पे रिलीज़ किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे कि कल सही 10 बजे आप कोर्ट में पहुंच जाएंगे और इस बात पे मैं साइन कर दूंगा। इसका मतलब आपने मुझे एक बॉन्ड पे साइन करवा लिया, और सफिशिएंट श्योरिटीज़ अगर ज़रूरत होती है कि आसपास कोई पड़ोसी वगैरह की श्योरिटीज़ अगर ज़रूरत होती है तो वो भी ले ली जाए कि हाँ ये व्यक्ति वहाँ पे हाजिर हो जाएगा, तो और शहर छोड़ के नहीं भागेगा, कहीं को गायब नहीं हो जाएगा, इस तरह के बॉन्ड हो जाता है। उस बंद पत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि बंद पत्र प्रतिभूतियों सहित, श्योरिटीज मीन्स प्रतिभूति, तो बंद पत्र प्रतिभूतियों सहित अगर उसको अलाउ करती है कोर्ट तो उसे छोड़ा जाएगा। फिर उसको अननेसेसरली एक रात के लिए लॉकअप में नहीं रखना है, उसको सिंपली बॉन्ड पे रिलीज कर देंगे और कहेंगे कि कल आप अपीयर हो जाना। अब एंडोर्समेंट में क्या होगा, ये साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, नंबर ऑफ श्योरिटीज़ कि कितने लोगों की उसमें गारंटी होनी चाहिए कि ये पर्सन भाग नहीं जाएगा। सेकेंडली अमाउंट इन विच दे आर बाउंड। अमाउंट ये होता है एक तरह की जमानत वाली बात आ गई कि अगर ये भाग जाता है तो फिर वो जो श्योरिटीज़ है ना उनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी कि अब आप पैसा भरो, आपका आपने जिसकी श्योरिटी दी थी, गारंटी दी थी, वो तो भाग गया। देन टाइम एट विच ही इज़ टू बी अटेंड बिफोर कोर्ट, और कितने बजे किस दिन किस समय उसको कोर्ट में अपीयर होना है। ये बॉन्ड में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो कि होनी चाहिए। इसके बाद में आती है बात whenever security is taken, जब सिक्योरिटी ली गई है, द ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑफिसर क्या करेगा, कोर्ट के सामने वो बॉन्ड प्रेजेंट कर देगा कि वो पर्सन जो था उसने बॉन्ड साइन किया है, उस पर श्योरिटीज़ की भी साइन है, और वो इस तारीख को इतने बजे अपीयर हो जाएगा, इसलिए हमने उसको अरेस्ट नहीं किया है, ये उसको प्रूव हो जाएगा। सेक्शन 72 आता है, वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। तो देखिए 70 से स्टार्ट हुआ है। 70 में क्या किया, वारंट का फॉर्म दे दिया और उसका ड्यूरेशन बता दिया, और 71 में बता दिया कि अगर कोर्ट चाहे तो अपनी डिस्क्रिप्शन पे बॉन्ड पे रिलीज कर सकती है। और 72 में बोल रहे हैं वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। वारंट्स किसे अथॉरिटी दी जाएगी, मैंने अभी बताया था ना आपको वारंट क्या होता है, एक अथॉरिटी लेटर होता है। तो किसे अथॉरिटी लेटर दी जाएगी, किसे डायरेक्ट किए जाएंगे वारंट्स, तो उसके लिखा है सबसे पहला बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स, एक या एक उससे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को। इफ़ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी देन टू एनी अदर पर्सन और पर्सनस, और अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवाना है तो कि कोई भी व्यक्ति जिसको अगर कोर्ट एप्रोप्रिएट समझे उसको दे देगी, उसे डायरेक्ट कर देगी। एंड व्हेन वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स एनी वन ऑल और सेम में एग्जीक्यूटेड, तो जहाँ एक से ज़्यादा लोगों को वो इशू किया जाता है, वारंट डायरेक्ट किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनमें से कोई एक या सभी मिलके कोई भी एग्जीक्यूट करवा सकता है। ऐसा नहीं है 10 लोगों को इशू किया है, 10 लोगों को डायरेक्ट किया है तो 10 एक साथ जाएंगे उसको पकड़ने, 10 में से कोई एक जा सकता है। ये था सेक्शन 72 में कि किसे डायरेक्ट किया जा सकता है, तो वन और मोर पुलिस ऑफिसर और टू एनी अदर पर्सन। सेक्शन 73 एक बार देखें हम क्या लिखा है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। तो वारंट किसके लिए हो सकता है या ऐसी चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात CJM दैट इज़ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और JM फर्स्ट क्लास may direct a warrant on any person within his local jurisdiction for the arrest of escaped convict, proclaimed offender, or accused of non-bailable offence evading arrest। तो ये यहाँ पे बता रखा है कि किस किस के लिए आप इशू कर सकते हैं। पहले तो ये बताया किसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और फिर अब बता रहे हैं किस किस को के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है। तो पहली बात तो ध्यान रखनी कि सिर्फ विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ही कोर्ट करेगी।
अच्छा, वारंट इशू करने की पावर किसके पास में, वो भी देखो आप। वारंट इशू करने की पावर या तो सीजीएम या जेएम फर्स्ट क्लास। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जेएम सेकंड क्लास के पास में वारंट इशू करने की पावर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि अब किसके अगेंस्ट में वारंट इशू किया जाएगा, तो पहली बात तो कोई एस्केप्ड कन्विक्ट हो, कोई एस्केप्ड कन्विक्ट हो, भागा हुआ अपराधी, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जिसके कोई उद्घोषित अपराधी, ठीक है, या फिर कोई अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जो कि अरेस्ट से बच रहा है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट से बच रहा है, उसके अगेंस्ट में वारंट इशू हो सकता है। फर्दर लिखा है कि सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इन प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। तो वो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू किया है, वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ये प्रॉपरली आएगा। एक बार बेयर एक्ट में चेक करते हैं इसको, कि जिस पुलिस ऑफिसर को या जिस पर्सन को हमने वारंट इशू किया, वो इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे ये वारंट मिल चुका है, और उसके बाद में उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर उसे किसी प्रॉपर्टी में एंटर होना पड़े, उसे किसी लैंड में एंटर होना पड़ता है, सो ही विल बी अलाउड, ही विल बी हैविंग एन अथॉरिटी। ये लिखा है यहाँ पे, एंड शैल एग्जीक्यूट इट इन द प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। जो भी उसके चार्ज में है उसके अकॉर्डिंगली वो उस प्रॉपर्टी में एंटर होकर और पर्सन को अरेस्ट करेगा, वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये यहाँ पे मेंशन था, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं क्या लिखता है। व्हेन पर्सन अरेस्टेड shall be made over to nearest police officer who shall cause him to be taken before magistrate unless security is taken under section 71। तो सेक्शन 71 में जैसा कि अभी हमने देखा था कि वो सिक्योरिटी वाला प्रोविज़न अगर कोर्ट ने डाल रखा है, तब तो वो उसी समय उसको सिक्योरिटीज़ पे, बेल पे, बॉन्ड पे रिलीज़ कर देगा। बॉन्ड पे, बॉन्ड और सिक्योरिटी पे, नॉट बेल बट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी पे। लेकिन अगर सेक्शन 71 वाला क्लॉज नहीं है, तो फिर जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको क्या करेगा, वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा, और फिर वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये था हमारा सेक्शन नंबर 73। तो सेक्शन 70, 71, 72 एंड 73 अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर माइंड में तो आप पूछ लीजिए। इसके आगे के जो सेक्शन बचते हैं अभी हमारे पास में, उसको हम डायरेक्टली अभी बेयर एक्ट से लेंगे। तो सेक्शन 73 तक तो हमने देख लिया ऑलरेडी नोट्स में से, और सेक्शन 74 से अभी हम कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा इसमें कोई बर्डनसम वाली सिचुएशन नहीं है। सेक्शन 74 देखें आप, आपकी स्क्रीन पे शेयर किया मैंने। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अ वारंट डायरेक्टेड to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। यानी कि अगर ए नाम के पुलिस ऑफिसर को कोर्ट ने एक वारंट इशू किया है, यानी कि उस ए नाम के पुलिस ऑफिसर को वो अथॉरिटी लेटर दिया गया है कि आप जाइए XYZ को अरेस्ट करके लाइए। वो ए नाम का पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस वारंट को एंडोर्स कर देता है और बी नाम के पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जो उसका सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, कि जाओ तुम उसे अरेस्ट करके लाओ। और अगर वो बी नाम का पुलिस ऑफिसर है, वो चाहे तो वो अपने सबॉर्डिनेट को सी नाम के पुलिस ऑफिसर को फर्दर एंडोर्स करके दे सकता है और वो उसे अरेस्ट करके ला सकता है। यानी कि वारंट एंडोर्स हो सकता है। सिंपल अगर एक सेंटेंस में मैं कहूँ, दैट इज वारंट कैन बी एंडोर्स्ड टू द अदर पुलिस ऑफिसर ऑल्सो। सेक्शन 74 में सिर्फ इतना ही लिखा है। ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है। ये जो अथॉरिटी है ये ट्रांसफर हो सकती है। और लास्टली जो पर्सन होगा वो इमीडिएटली उसको अरेस्ट करने के बाद में जो
फर्स्ट अथॉरिटी थी उसके पास लेके आएगा, और वो फर्स्ट अथॉरिटी या तो उसको सेक्शन 71 के सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंगली रिलीज़ करेगा, और या फिर नेक्स्ट डे उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। सेक्शन 75 देखिए, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। ये अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्सटेंस ऑफ वारंट का मतलब होता है कंटेंट ऑफ वारंट, उस वारंट में क्या बातें लिखी हुई हैं, किस वजह से पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस। नोटिफाई द सब्सटेंस मतलब उस सब्सटेंस के बारे में जानकारी देगा देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर रहा है उसे वो पहले बताएगा कि मेरे पास ये आपका अरेस्ट वारंट है, और इस वारंट में लिखा हुआ है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इस वजह से मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, उसे बता के गिरफ्तार किया जाएगा। एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल ऑल्सो शो हिम द वारंट। और ज़रूरत हुई तो वारंट उसको दिखाएगा भी कि देखिए वारंट ये है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे पास रियल में है भी। सेक्शन 76 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। ऐसा नहीं है कि आराम से उसको अरेस्ट करके 6 दिन के लिए रख दिया लॉकअप में, नहीं, जैसे ही आपने अरेस्ट किया विदाउट एनी डिले उसे या तो लेके आएंगे आप, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71। सेक्शन 71 में सिक्योरिटीज़ वाला दे रखा था, एक डिस्क्रिशन कोर्ट का अगर रहता है उसमें, तो द पुलिस ऑफिसर or other person executing a warrant of arrest shall, without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person। कौन सी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे विदाउट एनी डिले? जिस कोर्ट ने उस वारंट को इशू किया था, या फिर जिस कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाना था। हो सकता है कि JM2 के सामने प्रेजेंट करना हो, लेकिन JM2 के पास में तो वारंट इशू करने की अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में JM2 क्या करेगा, JM1 से वारंट इशू करवाएगा। लेकिन वो जो पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा वो किसके सामने किया जाएगा, वो JM2 के सामने किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। यानी कि ये जो देरी है 24 घंटों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें से जो ट्रैवल का टाइम है फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, उस ट्रैवल के टाइम को जरूर एक्सक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज 24 आवर्स से ज़्यादा की का समय नहीं होना चाहिए। सेक्शन 77 छोटा सा सिंपल सी बात है, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को? सम्मन्स के लिए तो ये लिखा था कि अगर सम्मन्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन करना है तो जो जज है वो उस लोकल जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट को ही सेंड करेगा, और फिर वो लोकल जुरिस्डिक्शन वाला जो मैजिस्ट्रेट है वो उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन वारंट के लिए ऐसा नहीं है, वारंट तो एक बार इशू किया जाएगा पुलिस ऑफिसर को, अब वो पुलिस ऑफिसर उसे कहाँ एग्जीक्यूट कर सकता है, एट एनी प्लेस इन इंडिया, हिंदुस्तान के, भारत के किसी भी कोने में वो उसको जाके एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि एक पॉइंट ये भी तो हमने पढ़ा था, परस्यू ऑफ द पर्सन, तो जब उसे पीछा करने का अधिकार है तो गिरफ्तार करने का अधिकार भी है, वारंट एग्जीक्यूट करने का अधिकार भी है। सेक्शन 78 देखते हैं, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब सपोज करें जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में अगर वारंट फॉरवर्ड किया गया है, पुलिस ऑफिसर खुद ना जाके वो क्या करता है, वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट कोर्ट करता है, आगे फॉरवर्ड कर देते, तो क्या सिचुएशन रहेगी, तो सेक्शन 78 में उसके बारे में प्रोविजंस हैं। व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, कोर्ट को अगर पहले से पता है कि भी इसको तो एग्जीक्यूट करना है आउटसाइड आर लोकल जुरिस्डिक्शन, सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को वो वारंट डायरेक्ट नहीं करेगी, इंस्टेड forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed। यहाँ पे 3 अथॉरिटीज़ के नाम आए हैं, इन 3 अथॉरिटीज़ के नाम को आप थोड़ा सा एक बार दोबारा से पढ़ें, क्या लिखा है कि फिर वो किसे एग्जीक्यूट करेगा, बाय पोस्ट या जो भी, तो उसके लिए यहाँ पे आता है या तो
एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये 3 अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें वो सेंड करेगा अपने लोकल एरिया के पुलिस ऑफिसर को ना देते हुए, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, या फिर एसपी को, या फिर कमिश्नर को। और वो एसपी और कमिश्नर कहाँ का होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहाँ का होना चाहिए, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कराना है, जहाँ पे उसका निष्पादन कराना है वारंट का, उस एरिया का। एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट superintendent or the commissioner shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in the manner herein before provided। और फिर वो इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़े थे, अलग अलग तरीके। लास्टली, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested, together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should be or should not be granted to the person। यानी कि उस वारंट के साथ में अगर ज़रूरत है, यथासंभव स्थिति जैसी रहती है, तो क्यों व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट अगर उससे कंसर्न है, कुछ भी एविडेंस है, वो सब भी उसके साथ में भेजा जाएगा, जिससे कि जिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, जिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को वो दिया गया है, वो सेक्शन 81 के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके कि क्या उसे बेल पे रिलीज किया जा सकता है या नहीं। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 79 पर। ये सब छोटे छोटे सिंपल से सेक्शंस हैं जो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पस हैं। जी अनुराग बोलिए। सर जी बोलिए। तो सेक्शन 79 आप देखिए, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो अगर कोई वारंट जो कि पुलिस ऑफिसर को ही डायरेक्ट किया गया है और उसका एग्जीक्यूशन उसे आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन करना है। 78 में तो क्या था, अगर आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट करना था तो उसने पुलिस ऑफिसर को ना देके डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या एसपी को या फिर कमिश्नर को भेज दिया। लेकिन यहाँ पे वारंट डायरेक्ट कैसे किया, पुलिस ऑफिसर को किया, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन करना है। सो व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, ही शैल ऑर्डिनरीली take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। तो वो उसे इसी तरह से लेगा जैसे कि उसे वो एंडोर्स होके मिला है बाय एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को गया था, उस लोकल जुरिस्डिक्शन के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को गया था और वहाँ से उसे एंडोर्स होके इस पुलिस ऑफिसर को मिला है। सेकेंडली, सच मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same। और वो ये मान नहीं रहा है कि मुझे उसी एरिया के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से या फिर पुलिस ऑफिसर से एंडोर्स होकर मिला है, तो एंडोर्स होकर मिला है तो एंडोर्स करवा भी लेना चाहिए। तो सब सेक्शन नंबर 2 में यही बोल रहा है कि उस वारंट के ऊपर वो उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के या फिर पुलिस ऑफिसर के एंडोर्स करवा लेगा, जिससे कि फिर वो अथॉरिटी लेटर उसके नाम पे हो जाएगा। Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution। अब मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे वारंट मिला है आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन उसे एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसीजर तो क्या है कि जिस लोकल जुरिस्डिक्शन में मुझे एग्जीक्यूट करना है उस लोकल जुरिस्डिक्शन के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास में जाऊं या फिर पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेशन इंचार्ज के पास में जाऊं और उससे उस वारंट पे एग्जीक्यूट करवा लूं कि भाई मैं आपके लोकल जुरिस्डिक्शन में इस पर्सन को अरेस्ट करने आया हूं, आप प्लीज़ इसको एंडोर्स कर दीजिए। वो एंडोर्स कर देंगे और फिर मैं उस पर्सन को वहाँ से अरेस्ट करके ले आऊँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रक्रिया में जिसको मैं अरेस्ट करना आया हूँ वो तो भाग निकलेगा, समझ रहे हैं बात को, सब सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा है,
whenever there is reason to believe that the delay occasioned, यानी कि इस वजह से ये जो एग्जीक्यूट कराने वाला जो सिस्टम है, सॉरी एंडोर्समेंट करवाने वाला जो सिस्टम है, इस चक्कर में जो देरी होगी, endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution. The police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement. तो वो बिना एंडोर्समेंट के भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है अगर उसको लगता है कि ऐसा करने में इतनी देरी हो जाएगी कि जिसको अरेस्ट करना है वो तो भाग निकलेगा इतनी देर में, तो वो बिना इन्फॉर्म किए, बिना एग्जीक्यूट करवाए, बिना एंडोर्स किए भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सेक्शन 80 और 81 को भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं हम। सेक्शन 80 कहता है प्रोसीजर ऑन द अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया था उसको जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो पहला तो एक सेक्शन 71 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोर्ट ने पहले ही हमें उसमें एंडोर्स कर रखा है कि भी आप इसको सिक्योरिटी पे रिलीज कर सकते हो और वो पर्सन बॉन्ड और सिक्योरिटी देने की श्योरिटी देने के लिए रेडी हो तो उसको रिलीज करेंगे। अदरवाइज क्या लिखा है, व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless securities is taken under section 71 be taken before such magistrate or the district superintendent or the commissioner. तो जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था या तो उस कोर्ट ने उसमें लिख दिया सेक्शन 71 का प्रोविजन, तब तो उसको रिलीज कर देंगे। अब मान लीजिए वो भी नहीं लिखा उसने, और वो कोर्ट जिसने इशू किया है वो अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, तो फिर अरेस्ट करते ही क्या किया जाएगा, अरेस्ट करते ही उसको इमीडिएटली तो या तो मैजिस्ट्रेट के पास में, उसी लोकल जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट के पास में, या उसी लोकल जुरिस्डिक्शन के सुपरिटेंडेंट एसपी के पास में, और या फिर उसी लोकल जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर के पास में एक बार तो ले जाया जाएगा, जिससे कि वो 24 आवर्स वाला जो टाइम लिमिट वाली चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कवर हो जाए। अदरवाइज उसके बाद में ले जा सकते हैं डायरेक्ट। और सेक्शन 81 लास्टली आज का, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। तो अभी जो सेक्शन 80 के अकॉर्डिंगली जिस पर्सन के सामने वो लाया गया है, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने या एसपी के सामने या कमिश्नर के सामने, वो क्या करेगा, if the person arrested appears to the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in the custody to such court, provided that if the offence is bailable, अगर वो bailable offence में लाया गया है, and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate and SP and commissioner, or a direction has been made under section 71। तो सिंपल सी बात है नटशेल में कि जब उनके पास लाया जाता है तो देखा जाएगा कि क्या बेलेबल है, क्या बेलेबल ऑफेंस में है तो ठीक है भाई, बेल एंड बॉन्ड साइन करो और जाओ। अगर बेलेबल नहीं भी है, सेक्शन 71 के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं क्या, केस को हम है ना बॉन्ड और श्योरिटीज़ पे रिलीज कर सकते हैं, वो है तो वो करवाओ और भेजो। वो भी अगर नहीं होता है तो फिर तो अल्टीमेटली उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, वन, it shall be lawful for the chief judicial magistrate or the sessions judge of the district in which the arrest is made on consideration by the information and the documents referred to in subsection 2 of section 78 to release such person on bail। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बेलेबल ऑफेंस में तो पर्सन को बेल रिसीव करना ये राइट होता है उसका, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना या नहीं देना ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है। और इसीलिए हमने सेक्शन 78 में जब आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन वारंट भेजा था तो वारंट के साथ में हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे, जिससे कि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वहाँ का CJM या फिर वहाँ का सेशन जज ये डिसीजन ले सकें कि क्या इसे हम सेक्शन 437 के ग्राउंड्स पर, सेक्शन 437 क्या बताता है, सेक्शन 437 बताता है रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ बेल अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अजमानतीय अपराधों में जमानत प्रदान करने के जो प्रोविज़न हैं वो सेक्शन 437 में दे रखे हैं। 439 में आप जाएंगे तो वहाँ एंटिसिपेटरी बेल के बारे में है, 436 में आप आएंगे तो बेलेबल ऑफेंस में बेल के बारे में है, और 437 में क्या दे रखा है, 437 में दे रखा है
नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करने के प्रोविजंस। तो वो कब कर पाएंगे, वो कौन कर पाएगा, वो सिर्फ हो पाएगा या तो सीजेएम या फिर सेशन जज, वो अपने डिस्क्रिप्शन पे करेंगे। Lastly, nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 71। और किसी भी बात का सिक्योरिटीज़ लेने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर चाहता है कि इस व्यक्ति से सिक्योरिटीज़ ली जाएं, इससे श्योरिटीज़ भी इससे साइन करवाई जाए, तो वो तो पुलिस ऑफिसर करवा सकता है सेक्शन 71 में, उसमें कोई किसी तरह की बाध्यता नहीं आएगी। तो ये था चैप्टर 6 का पार्ट 2 विच वॉज रिलेटेड टू वारंट फॉर अरेस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सेक्शन 70 से लेकर 81 तक हमने पूरा कवर किया इसमें। रिमेनिंग हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।